एक बार फिर से एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। कोशिकाएं हमारे पास कंप्लीट हो गई थी, ठीक है। जिसने नहीं देखा है वो पुरानी वीडियो जाकर के देखे, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, ठीक है। और आज हम नया टॉपिक पढ़ते हैं, उत्तक। क्या पढ़ेंगे? उत्तक। जब कोशिका स्टार्ट की थी तो एक बात लिखी थी कि कोशिका के बाद टिश्यू एंड टिश्यू के बाद ऑर्गन और ऑर्गन के बाद बॉडी। एक से अधिक कोशिकाएं मिलकर के क्या बना रही थी? टिश्यू। टिश्यू मिलकर क्या बना रहे थे? ऑर्गन। और ऑर्गन मिलकर क्या बना रहे थे? एक शरीर बना रहे थे। उसी प्रकार हम टिश्यू के लिए एक डेफिनेशन ले सकते हैं कि एक से अधिक प्रकार के या समान प्रकार की कोशिकाएं मिलकर के जो एक विशिष्ट कार्य को करने के लिए विशिष्टीकृत होती है, उन्हें क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। या कह सकते हैं समान कोशिकाओं का समूह जो किसका निर्माण करता है? उत्तकों का निर्माण करता है और एक विशिष्ट कार्य करने के लिए जिम्मेदार होता है। ये जो कार्य होते हैं ये अलग अलग होते हैं, पादपों में अलग होते हैं, जंतुओं में अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि टिश्यू को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक प्लांट टिश्यू यानी पादप उत्तक, एक जंतु उत्तक यानी एनिमल टिश्यू में करते हैं। यहां बाद में आएंगे, पहले यहां आते हैं, इसके इतिहास की बातें करते हैं कि इतिहास क्या कहता है इसका। तो इतिहास के लिए बात करें, उत्तक शब्द किसने दिया? तो उत्तक शब्द जो था इसके लिए दो साइंटिस्टों का जिक्र होता है। एक होता है बिचेट, एक होता है एनग्रू। यानी पुराने बात करें प्राचीन समय में तो हमारे पास कौन थे? बिचेट थे। और आज के समय में कौन है? एनग्रू। दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन हमेशा ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन आएगा उसमें बिचेट होगा तो एनग्रू नहीं होगा, और एनग्रू होगा तो बिचेट नहीं होगा। तो याद दोनों रखने हैं। उत्तक शब्द किसने दिया? बिचेट ने दिया या किसने दिया? एनग्रू ने दिया। क्लियर बात? आगे चलते हैं। उत्तक का अध्ययन जब कोशिकाएं पढ़ा रहे थे तब बताया था कि किसी भी वर्ड के पीछे अगर लॉजी लगा देते हैं तो उस चीज से क्या हो जाता है? अध्ययन हो जाता है। तो वैसे ही उत्तक का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी कहलाता है। लॉजी लगा दिया, हिस्टो उत्तक हो गए, हिस्टोलॉजी। हिंदी में बात करें तो ओतिकी। उत्तक का अध्ययन क्या कहलाता है? ओतिकी कहलाता है या हिस्टोलॉजी कहलाता है। बात करें फादर ऑफ हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी के पितामह कौन है? तो हम क्या लिख सकते हैं? बिचेट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? बिचेट लिख सकते हैं। और कहीं पर हमारे पास में बिचेट नहीं दिया गया हो तो हम किसको चूज करेंगे? एनग्रू को चूज कर सकते हैं। आगे बात करें, ओतिकी शब्द किसने दिया? ओतिकी शब्द किसने दिया? मेयर ने दिया। किसने दिया? मेयर ने दिया। ये एक छोटा सा इतिहास किसका था? टिश्यूज का था। अब टिश्यू के प्रकार की बात करें, दो प्रकार थे, पादप उत्तक और जंतु उत्तक। इसको साफ कर देते हैं। देखो, पादप उत्तक जो होते हैं वो अधिकांशतः कैसे होते हैं? मृत होते हैं। कैसे होते हैं? मृत होते हैं। और जबकि जंतु उत्तक कैसे होते हैं? जीवित होते हैं, लिविंग सरफेस में होते हैं। अब पादप उत्तक मृत है तो इन्हें किसकी आवश्यकता नहीं होती? मरम्मत की आवश्यकता नहीं होती। अर्थात जो पहले से ही मरा हुआ है उसको ठीक करने से क्या फायदा? ठीक है। वहीं अगर जीवित है तो इसको किसकी आवश्यकता होती है? मरम्मत की आवश्यकता होती है। इसको बनाना पड़ता है। एक बार टूट गया तो दोबारा बन जाएगा, दोबारा टूटा तिबारा बनेगा, तिबारा टूटा चौबारा बनेगा। अर्थात प्रोसेस जारी रहता है। क्यों? क्योंकि इनमें क्या पाई जाती है? रीजनरेशन की क्षमता पाई जाती है। तो रीजनरेशन को तोड़ के देखें तो री प्लस जनरेशन बनता है। क्या बनता है? री प्लस जनरेशन। री का मतलब क्या बेटा? नया। जनरेशन का मतलब क्या? पीढ़ी। अर्थात नई पीढ़ी बनाते हैं। पुराना डैमेज हो गया तो नया अपने आप बना लेंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि रीजनरेशन की प्रोसेस पाई जाती है, पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। दूसरी बात और करें
कि ये जो पादप ऊतक होते हैं ये क्या करते हैं, सहारा प्रदान करते हैं। क्या करते हैं, सहारा प्रदान करते हैं। बल्कि जंतु ऊतकों के लिए बात करें तो ये हमारे पास में वो सभी काम करते हैं जो एक जीवित जंतु को आवश्यकता होती है, जैसे रक्षात्मक आवरण बनाना, इसके अलावा प्रोटेक्शन देना, सहारा सपोर्ट देना, इसके अलावा मूवमेंट गति करना, चलायमान बनाना, उत्तेजना पैदा करना, कंट्रोल करना, नियंत्रण करना, अर्थात सारे के सारे किसमें होते हैं, जंतु ऊतक में होते हैं। दूसरी बात हम कह सकते हैं जंतु ऊतकों के लिए कि जंतु ऊतकों के अंतर्गत उत्तेजनाएं या सहारा या गति या रक्षात्मक आवरण इन सबको बनाने की क्या होती है, आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि एक जीव जो होता है वो अपनी संतति को बनाए रखने के लिए या अपनी जाति को बनाए रखने के लिए इन सब चीजों की क्या होती है, आवश्यकता होती है। ठीक है, ये चीजें हम कहां पढ़ते हैं, जंतु ऊतक में पढ़ते हैं। इसके अलावा जंतु ऊतक की बातें करेंगे, पादप ऊतकों को बाद में पढ़ेंगे। तो जंतु ऊतक की बात करें तो जंतु ऊतक हमारे पास 4 प्रकार के होते हैं। जंतु ऊतकों के लिए बात करें, इसे हम क्या कहेंगे, उपकला ऊतक, और उपकला ऊतक को इंग्लिश में कहते हैं एपिथीलियम। क्या कहते हैं, एपिथीलियम। कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतकों को क्या कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। पेशीय ऊतक को मस्क्यूलर कहते हैं क्योंकि मसल से संबंधित होता है। तंत्रिका ऊतक को नर्वस टिश्यू कहते हैं। ठीक है, वैसे ही इनके लिए हम बातें करें, उपकला ऊतक के लिए, संयोजी ऊतक के लिए, पेशीय ऊतक के लिए और तंत्रिका ऊतक के लिए 2 लाइनों में खत्म करेंगे, बाद में इनको डेरिवेटेड रूप से पढ़ेंगे। अगर क्वेश्चन आ जाए कि उपकला ऊतक कौन सी जर्म कोशिकाओं से मिलकर बना होता है तो हम बताएं, यहां एक्टोड्रम से, यहां एंडोड्रम से और यहां मीजोड्रम से। तीनों की तीनों जर्म कोशिकाएं मौजूद होती है, तीनों के तीनों जर्म स्तर प्रेजेंट होते हैं। एक्टोड्रम भी बनाता है, एंडोड्रम भी बनाता है और मीजोड्रम भी बनाता है। वहीं संयोजी के लिए बात करें तो कौन बनाता है, केवल मीजोड्रम। पेशीय के लिए बात करें तो केवल कौन बनाता है, मीजोड्रम। वहीं अगर तंत्रिका के लिए बात करें तो कौन बनाता है, एक्टोडर्म बनाता है। आगे बात करें, उपकला ऊतक जो होता है वो तीनों स्तर से बनाता है और सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये काम क्या करता है, रक्षात्मक आवरण बनाता है। जीवों के अंतर्गत जो आउटर स्ट्रक्चर होती है, जो स्किन पाई जाती है, उसके ऊपर कौन सा प्रेजेंट होता है, रक्षात्मक आवरण होता है। इसके अलावा आंतरिक अंगों की सुरक्षा करने का काम भी किसका है, उपकला ऊतक। उपकला ऊतक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि कोई चोट लग गई और उस चोट को रिकवर करने के लिए कौन सा ऊतक काम आएगा, उपकला ऊतक। मीजोड्रम या कनेक्टिव टिश्यू, देखो यहां नाम में पता चल रहा है कनेक्ट करना है। कनेक्ट का मतलब एक सहारा देना है और सहारा देने के लिए कौन सा काम आएगा, संयोजी ऊतक। सहारा देने के लिए कौन आएगा, संयोजी ऊतक। अगर एक कनेक्टिव टिश्यू को भी हटा दिया जाए तो सीधी सी बात है, ऊतक जो होंगे वो क्या पड़ जाएंगे, ढीले पड़ जाएंगे, सहारा नहीं मिल पाएगा। जैसे लिगामेंट, बोन्स को जोड़ने के लिए क्या प्रेजेंट होता है, लिगामेंट प्रेजेंट होता है। अगर लिगामेंट हटा दें तो क्या बोन्स वर्क कर पाएंगे, क्या जोड़ वर्क कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे। इसलिए संयोजी ऊतक का काम क्या है, सहारा देने का। पेशीय ऊतक की बात करें तो गति का काम करते हैं, या हम इनको लिख सकते हैं चलायमान होते हैं। चलायमान का मतलब चलने का काम करते हैं। बॉडी के अंदर संकुचन एवं असंकुचन का जो प्रोसेस पाया जाता है उसमें किसका योगदान होता है, पेशीय ऊतक का योगदान होता है। वहीं अगर नियंत्रण की बात की जाए, बॉडी को कंप्लीटली कंट्रोल्ड करने का जो काम होता है
वो किसका होता है? तंत्रिका ऊतक का होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास जंतु ऊतक के 4 पार्ट हो गए। एक एक की बातें करेंगे, फुल डेरिवेटेड रूप से पढ़ेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप जल्दी से। जंतु ऊतक के प्रकार के हो गए थे, 4 प्रकारों की बात की, उसमें से एक प्रकार उठाते हैं और वो है उपकला ऊतक। कौन सा है? उपकला ऊतक। उपकला ऊतक की बात करें तो इंग्लिश में हमने बात की एपिथीलियम। क्या बात की? एपिथीलियम। और इस एपिथीलियम को तोड़े तो 2 भाग होते, एपी प्लस थीलियम। एपी प्लस थीलियम, ये हमारा एपी हो गया, ये क्या हो गया? थीलियम। एपी को क्या कह रहे हैं? अपोन। एपी को हम क्या कह रहे हैं? अपोन। थीलियम को क्या कह रहे हैं? लेयर। क्या कह रहे हैं? लेयर। अपोन का मतलब ऊपरी, लेयर का मतलब परत। अर्थात जीवों के ऊपर जो ऊपरी परत बनती है या जीवों के शरीर पर जो एक चादर बनी होती है या एक ढांचे के ऊपर एक जो लेयर बनी है, वो किसके द्वारा बनी है? उपकला ऊतक के द्वारा। अर्थात सीधी सी लाइन में बातें करें, बाह्य रक्षात्मक आवरण कौन बना रहा है? उपकला ऊतक। दूसरी बात, यहां पे और अगर बातें करें तो बाह्य रक्षात्मक तो काम कर रही है, इसके साथ में जो आंतरिक अंग है उनको क्या कर रही है? सुरक्षा दे रही है। बाहर है तो आंतरिक अंगों को सुरक्षा कौन? उपकला ऊतक दे रहा है। कौन दे रहा है? उपकला ऊतक दे रहा है। उपकला ऊतकों के लिए एक शब्द में बातें करें, एक डेफिनेशन लाइन निकाले तो हम कह सकते हैं, एक से अधिक परतों द्वारा बना हुआ ऊतक उपकला ऊतक होता है। एक से अधिक परतों द्वारा बना हुआ ऊतक उपकला ऊतक कहलाता है। उपकला ऊतक किसने दिया? रयूस ने दिया था। किसने दिया? रयूस ने दिया। वहीं सबसे ज्यादा पुनरुद्ध भवन की बात करें, थोड़ी देर पहले बातें की थी मैंने रिजर्वेशन की, या सबसे ज्यादा समसूत्री विभाजन किसमें होता है? तो उपकला ऊतक में हो रहा है। उपकला ऊतक डैमेज हो गई तो दोबारा से बन जाएगी। अर्थात हम गिर जाते हैं, चोट लगती है, एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गई और उसके दौरान हमारी कोशिकाएं क्या हो गई? क्षतिग्रस्त हो गई। अब वो जो कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो रही है तो क्या टूटा? उपकला ऊतक टूट गया। अब धीरे धीरे कोशिकाएं क्या होंगी? जुड़ती जाएंगी, और जुड़ेंगी तो क्या बनाएगा? उपकला ऊतक बनाएगा। या हम कह सकते हैं 2 कोशिकाएं आपस में जुड़ी होती है। किससे? अनेक अंतरा कोशिकीय स्थानों से जुड़ी होती है। ठीक है, इसके अलावा हम कह सकते हैं कि कुछ पदार्थों का जो आदान प्रदान होता है वो किसके द्वारा करता है? उपकला ऊतक संयोजी ऊतक के द्वारा। ये कह सकते हैं संयोजी ऊतक के द्वारा पदार्थों का क्या होता है? आदान प्रदान होता है। या उद्विकास की दृष्टि से बात करें, इवोल्यूशन प्रोसेस से बात करें कि इवोल्यूशन के हिसाब से जंतुओं के अंतर्गत सबसे पहले कौन से ऊतक का विकास हुआ था? तो इवोल्यूशन की दृष्टि से, इवोल्यूशन की दृष्टि से सबसे पहले क्या बना बेटा? उपकला ऊतक। क्या बना? उपकला ऊतक बना था। इसके बाद बात करें उपकला ऊतक के प्रकार, 2 प्रकार होते हैं, एक सरल होता है, एक संयुक्त होता है। सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। जटिल बोल दे, संयुक्त बोल दे, एक ही बात है। सीधी सी बात है। सरल को तोड़ना आसान होता है, जटिल को तोड़ना उतना ही नामुमकिन होता है। सरल को तोड़ना जितना संभव होता है उतना ही जटिल को तोड़ना नामुमकिन होता है। उसी प्रकार हमने उपकला ऊतक को 2 भागों में बांटा। इस सरल ऊतक संरचना में क्या होगा? सरल, जो आएगा तोड़ सकता है। लेकिन संयुक्त क्या होगा? संरचना में जटिल, तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास करने पड़ेंगे। ठीक है, इसी बात पे देखो एक लाइन याद आ रही है, प्रकृति के अंतर्गत जीवों की जो उत्पत्ति होती है, यदि मनुष्य की बात कर ले, मनुष्य की जो उत्पत्ति हुई वो भगवान पर निर्भर है। ठीक है, लेकिन व्यक्ति के जो रिश्ते हैं वो किस पर निर्भर करते हैं? व्यवहार पे निर्भर करते हैं। अगर व्यवहार सरल होगा
तो सीधी सी बात है, रिश्ते भी रिश्ते क्या जाएंगे, अच्छे जाएंगे, लंबे चलेंगे। और अगर व्यवहार खराब होगा तो क्या रिश्ते चलेंगे, क्या नहीं चलेंगे। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया है कि व्यवहार अच्छा होगा तो रिश्ते भी अच्छे होंगे, सरलता से चलेंगे। ठीक है, तो यहां हमने बातें की, सरल है तो संरचना क्या होगी, सरल। संरचना क्या होगी, जटिल। सरल की बात करें तो एकदम सरल है तो एक कोशिका से बना हुआ या एकल परत से निर्मित होगा। किससे बना हुआ, एकल परत से निर्मित होगा। वहीं संयुक्त की बात करें, एक से अधिक परत मिलकर के क्या बनाएंगी, संयुक्त बनाएंगे। एक से अधिक परत क्या बनाएंगी, संयुक्त बनाएंगी। सरल ऊतक जो होता है, प्रेजेंट कहां होता है सबसे ज्यादा, तो स्रावी तथा अवशोषी सतह पर उपस्थित होगा। कहां होगा, स्रावी तथा अवशोषी सतह पर। स्रावी की बात करें, लार का स्राव होता है, एंजाइम्स का स्राव हो रहा है अपने पास में। अवशोषण सतह क्षेत्रफल आंत्र की बात कर ले, ठीक है, मूत्र जनन पक्ष की बात कर, ये हमारे पास जो स्राव हो रहा है वहां कौन होगा, सरल होगा। और रासायनिक व यांत्रिक कार्यों के प्रति रक्षात्मक आवरण कौन बनाएगा, संयुक्त बनाएगा। कौन बनाएगा, संयुक्त बनाएगा, क्योंकि बॉडी के अंतर्गत अनेक केमिकल्स भी निकलते हैं, अनेक केमिकल्स का सेक्रेशन होता है और वो बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उसके लिए कौन आता है, उपकला ऊतक आता है, और उसके लिए ये क्या बनाते हैं, श्लेष्मा बनाते हैं। क्या बनाते हैं, श्लेष्मा बनाते हैं। और एक श्लेष्मा मेम्ब्रेन का क्या करते हैं, फॉर्मेशन कहते हैं। जैसे स्टमच की बात करें, आमाशय की बात करें, आमाशय के अंतर्गत एक एंजाइम रिलीज होता है, वो होता है एसियल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। अगर वहां पर श्लेष्मा की लेयर ना हो या उपकला ऊतक ना हो तो आमाशय के चिथड़े चिथड़े कर सकता है, आमाशय को छोटे छोटे टुकड़ों के अंतर्गत ब्रेक डाउन कर देगा। और सीधी सी बात, अगर आमाशय टूट गया तो क्या भोजन बच पाएगा, क्या नहीं बच पाएगा। और आमाशय के चिथड़े हो गए तो क्या मनुष्य बच पाएगा, क्या नहीं बच पाएगा। इसलिए उपकला ऊतक का काम क्या, श्लेष्मा कला बनाना। और श्लेष्मा कला क्या करेगी, रासायनिक पदार्थों के प्रति सुरक्षा दिलाने का कार्य करती है। ठीक है, इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लीजिएगा। देखिए, उपकला ऊतक को दो भागों में बांटा था और उस उपकला ऊतक का एक पार्ट लेते हैं सरल उपकला ऊतक। दो थे, सरल और संयुक्त। सरल की बात करें तो इन्हें हम कुछ भागों में बांट रहे हैं, यानी 5 भाग बनाए, सल्की, घनाकार, स्तंभाकार, पक्षमाभी, मिथ्य स्त्रित। सल्की उपकला ऊतक, घनाकार उपकला ऊतक, स्तंभाकार उपकला ऊतक, पक्षमाभी उपकला ऊतक और मिथ्य स्त्रित उपकला ऊतक। यहां हम देखो डिवाइडेशन की बात करें तो सल्की की बातें करें तो सल्की में कोशिकाएं क्या होंगी, चपटी, यानी बिल्कुल चपटी होती है, ऐसा दिखाई देती है, बहुत ही आकार में क्या है, पतली है। और क्या होती है, कोमल, स्ट्रेचेबल होती है अपने पास में। प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है, कहां पाई जाती है, त्वचा पर, यानी टोटल स्किन पर क्या प्रेजेंट है, सेल की उपकला ऊतक, मुख की परत पर, अंतःकरण पर, जीभ पर, वायु कोशों पर उपस्थित। सारे के सारे क्या होते हैं, कोमल होते हैं, पतले आवरण युक्त होते हैं। लेकिन सीधी सी बात है, काम बहुत ज्यादा आते हैं। क्यों, क्योंकि प्रोटेक्शन करने का काम करते हैं। स्किन जो है टोटल सतह को क्या कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है। ठीक है, अन्य किसी बैक्टीरिया को, कीटों को या किसी सूक्ष्म जीवों को बॉडी में प्रवेश करने नहीं देती है। वहीं काम क्या होगा इसका, सुरक्षा का, स्राव का तथा गैसों के विनिमय में सहायक होती है। क्यों, क्योंकि वायु कोश में प्रेजेंट है तो गैसों के विनिमय में काम आएगी। O2 CO2 का आधार प्रदान में हेल्प करती है। ठीक है, सुरक्षा करेगी और स्राव करेगी। दूसरी बात, क्यों वायु कोशों में हेल्प के लिए अपन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इनमें क्या बनती है अपने पास में, श्लेष्मा बनती है। क्या बनती है, श्लेष्मा बनती है, जिससे इनका मार्ग कैसा हो जाता है, सपाट हो जाता है, चिकना हो जाता है, जिनसे इनमें कोई भी किसी भी प्रकार की दुविधा का सामना नहीं करना पड़ता। वहीं अगर हम घनाकार की बात करें तो कोशिकाएं कैसी होंगी, घनाकार होंगी, अर्थात फैली हुई होंगी। क्या करती है, यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। देखो, हमने थोड़ी देर पहले बातें की थी। दूसरी बात मैंने कहा कि संयोजी के साथ में पदार्थों का आदान प्रदान करती है। संयोजी का काम क्या था, सहारा प्रदान करने का। तो यांत्रिक सहारा प्रदान में कौन, घनाकार।
कहाँ उपस्थित होगी? ग्रंथि कोशिकाएं, वर्कक नली, लार ग्रंथि, श्वेत ग्रंथियों में उपस्थित होती है। अर्थात इसका एक पार्ट और बना सकते हैं अपने पास में, ग्रंथिल उपकला उत्तक के नाम से। ठीक है, वही हमारे पास में प्रेजेंट है ग्रंथि कोशिकाओं में, वर्कक नलिकाओं में, लार ग्रंथि में, श्वेत ग्रंथि में इत्यादि में क्या होगी? प्रेजेंट। वहीं अगर इसके कार्यों की बात करें, स्राव करेगी, ठीक है, उत्सर्जन करेगी, अवशोषण करेगी, सुरक्षा करेगी तथा युग्मक निर्माण में सहायक होती है। ठीक है, यानी हम बात लें नर ग्रंथि मादा ग्रंथियों के रूप में, ठीक है, या युग्मक बना रहे हैं अपने पास में, तो हमारे पास में शुक्राणु व अंडाणु का फॉर्मेशन हो रहा है। स्राव कर रही है तो सीधी सी बात है, लार ग्रंथि है तो एंजाइम्स का स्राव कर रही है। उत्सर्जन, वर्कक नलिकाएं प्रेजेंट है तो उत्सर्जित पदार्थों को बाहर कर रही है। तो ये हमारे पास में किनका काम हो गया? घनाकार का। वहीं स्तंभाकार की बात करें तो कोशिकाएं क्या होंगी? लंबी होंगी, यानी स्तंभ के समान होंगी अपने पास में। काम वही यांत्रिक सहारा प्रदान करने का। उपस्थित कहाँ होंगी? जठर ग्रंथि, आमाशय में, आंत्र के अंदर और अग्नाशय में। अर्थात यहां से क्या आएगा? एंजाइम्स के स्राव होते हैं। तो सुरक्षा का काम, स्राव का काम, अवशोषण का काम। पक्षमाभि की बात करें, किससे बना हुआ? स्तंभाकार से बना हुआ। और पक्षमाभि है तो सीधी सी बात है, किस में काम आएगा? चलन में काम आता है, चल सकता है, यानी श्लेष्मा के माध्यम से चल सकता है। श्वास नली, फैलोपियन नलिकाएं, मस्तिष्क, मेरु रज्जु में उपस्थित होगी। काम, सुरक्षा, श्लेष्मा, मूत्र के संवहन में सहायक होगी। ठीक है, मिथ्या स्त्रित में बात करें, मोटा स्तर। ये जो मोटा स्तर होता है एक कोशिकीय होता है। कैसा होता है? एक कोशिकीय मोटा स्तर होता है, लेकिन दिखाई कैसा देता है? दो कोशिकाओं के रूप में, यानी दो कोशिकीय मोटा स्तर दिखाई देता है। पाया कहां जाता है? लार ग्रंथि, नर व मादा ग्रंथि या नर व मादा मूत्र मार्ग में उपस्थित होता है। काम क्या होगा? वही सुरक्षा एवं स्राव में सहायक होता है। मिथ्या स्त्रित जो उत्तक होता है वो हमारे पास में नर व मादा मूत्र मार्ग को प्रोटेक्ट करने का कार्य करता है। ये था हमारे पास एक सरल उपकला उत्तक का एक छोटा सा चार्ट। इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लीजिए। सरल उपकला उत्तक की बातें हो गई, अब संयुक्त उपकला उत्तक की बातें करते हैं। उसी के अकॉर्डिंग इसको भी पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दो भाग बनाते हैं, स्तरित और परिवर्ती। स्तरित जो होगा एक से अधिक परतों से मिलकर बनेगा, अर्थात कई परतें मिलकर क्या बनाएंगी? स्तरित बनाएंगी। लेकिन परिवर्ती के लिए 4 से 6 या इससे कम परतें मिलकर क्या बनाएंगी? परिवर्ती बनाएंगी। आंतरिक परत का निर्माण कौन करेगा? स्तरित। और आधारीय परत का निर्माण कौन करेगा? परिवर्ती। बेस का जो निर्माण है वो कौन करेगा? परिवर्ती। स्तरित जो है इसकी ऊपरी सतह की जो कोशिकाएं हैं कार्य के अनुसार बदलती रहती है, जैसा कार्य वैसी संरचना। वहीं इनकी संरचना सेम रहती है, गोलाकार व बड़ी रहती है। दूसरी बात, इनके स्थान की बात करें या इनको हम क्या कह सकते हैं? यूरोथीलियम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? यूरोथीलियम कह सकते हैं। क्यों? इनर पार्ट्स में मौजूद होता है, जैसे मूत्र मार्ग और मूत्रनाल। और देखो इनके कार्य की बात करें तो ये जो कार्य होते हैं, अर्थात ये जो उपकला उत्तक होते हैं, ये नालों के अंतर्गत तनाव को क्या करते हैं? दूर करते हैं। नालों से क्या करते हैं? तनाव को क्या करते हैं? दूर करते हैं। और ये जो तनाव होता है इसके कारण मूत्राशय जो होता है वो खिंचता चला जाता है। क्या करता है? खिंचता चला जाता है। और इसी खिंचने के कारण ये अपनी पुरानी आकृति में बना होता है। किसके कारण? उपकला उत्तक के कारण। जैसे एक छोटा सा उदाहरण के रूप में इसको समझे कि हमारे पास में सुसु लगी हुई है। क्या है? सुसु लगी हुई है। उदाहरण से समझते हैं कि सुसु लगी हुई है। अब सुसु लगी हुई है तो सुसु लग रही है, लेकिन उसके लिए एक निश्चित स्थान या एक सही वक्त नहीं मिल रहा है। जैसे आप ट्रेवलिंग कर रहे हो और उस समय गाड़ी नहीं रुक रही है और आपको सुसु लग रही है, और सुसु लग रही है और उस समय सुसु जो होती है स्टोरेज क्या होती जा रही है? ज्यादा होती जा रही है। और आपका जो मूत्राशय है वो क्या होता जाता है? खिंचता चला जाता है। किसके कारण? उपकला उत्तक के कारण। किसके कारण? उपकला उत्तक के कारण क्या हो रहा है? वो खिंच रहा है।
और एक समय ऐसा आता है जब आप मूत्र को त्याग देते हो तो वो वापस से अपनी उसी अवस्था में आ जाता है। किसके कारण? उपकला उत्तक के कारण। किसके कारण? उपकला उत्तक के कारण। तो